स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, वो 1986 का साल था। सभी स्पोर्ट्स लवर्स कॉमनवेल्थ गेम के आगाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग वो पहला शहर बनने जा रहा था जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स दूसरी बार ऑर्गेनाइज होने वाले थे। लेकिन आपको शायद ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि 1986 के ये कॉमनवेल्थ गेम्स अपने स्पोर्टिंग इवेंट्स और रिकॉर्ड से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं। ये वो पहला और अकेला कॉमनवेल्थ इवेंट था जिसे उस समय इसके 59 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स में से 32 ने बॉयकॉट कर दिया था, जिनमें से हमारा देश भारत भी एक था। लेकिन वो क्या कारण थे जिस वजह से इन गेम्स में आधे से भी कम मेंबर्स शामिल हुए, और क्यों एक बार फिर इंडिया के 2022 में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के पार्टिसिपेशन पर मनु भाकर के निराशाजनक बयान के बाद से सवालिया निशान खड़े हुए थे। तो दोस्तों, आइए हम इन सभी प्रश्नों का जवाब साथ में तलाशते हैं। क्या ये भारत के विरुद्ध कोई सोची समझी साजिश है? क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है जिसमें लगातार भारत को किसी न किसी रूप में लॉस फेस करना पड़ रहा है? आइए हम कॉमनवेल्थ गेम्स और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक आपके GS मेंस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बातें करेंगे। पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त 6 PM से हो रही है। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी और इन्हें 1974 तक अलग अलग नामों से जाना जाता था। 1930 से 1950 तक ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने जाते थे। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, और 1970 से 1974 तक ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाते थे। इनके नाम में बार बार आते इन बदलावों का मुख्य कारण ये था कि इंडिपेंडेंट नेशंस के साथ में खेले जाने वाले इन गेम्स के इन नामों से इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश सुप्रीमेसी के निशान झलकते थे, जिस वजह से इन नामों को लेकर बार बार विवाद खड़ा हुआ करता था। इसीलिए 1978 में इन गेम्स को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया गया और तब से ये इसी नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान 1942 और 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल होने के अलावा ये गेम्स हमेशा ही अपने नियत समय पर ऑर्गेनाइज होते रहे हैं। ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार हर खेल प्रेमी बड़ी शिद्दत के साथ करता है, जहां 70 से ज्यादा कंट्रीज से आने वाले एथलीट अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक दूसरे से कड़ा मुकाबला करते हैं। लेकिन यही कॉमनवेल्थ गेम्स अपने खेल के सुरूर के साथ साथ कंट्रोवर्शियल ओरिजिन के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने वीडियो में देखा कि ये खेल 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से शुरू हुए थे। इस समय इसमें वही देश पार्टिसिपेट किया करते थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। वहीं ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए 1934 और 1938 में भारत ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और इसके ये गेम्स ब्रिटिश रूल के सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड्स और उसके द्वारा सदियों तक इन देशों पर किए गए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का प्रतीक नहीं है? और अब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद होने के बाद भी इन गेम्स की ये परंपरा क्यों चली आ रही है? जब 16 मई 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सम्मुख इंडियन गवर्नमेंट की कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने के फैसले को अपनी सहमति देने के लिए कहा, तो सभा में मौजूद ज्यादातर सदस्यों के मन में भी यही सवाल उठा, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें भारत को एक संप्रभुत गणतंत्र या सोवरेन रिपब्लिक बनाने का संकल्प लिया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने का यह प्रस्ताव रखने से पहले अप्रैल 1949 में लंदन डिक्लेरेशन पर साइन कर चुके नेहरू जी ने तर्क दिया कि इससे भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि इस कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने से इंडिया को पॉलिटिकल फ्रंट पर मदद मिलेगी, क्योंकि तब वो ऐसे देशों के साथ एकजुट दिख पाएगा जिनका एक साझा इतिहास रहा है। इससे वो कोल्ड वॉर में शुरू हुई गुटबाजी से भी बच पाएगा। साथ ही ये कदम ब्रिटेन, जो उस समय इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, उसके साथ अपने संबंध सुगम करने में भी मददगार साबित होगा। फाइनली नेहरू जी के इन तर्कों से सहमत होकर सभा ने इस रेजोल्यूशन को अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा बन गया और उसके आयोजित खेलों में भी सम्मिलित होने लगा। दोस्तों, हालांकि ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और कॉमनवेल्थ गेम्स की जड़ें इंपीरियलिज्म के युग में बहुत गहरी धसी हुई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनमें शामिल होने के पीछे इंडिया की तरह ही अन्य देशों के भी अपने तर्क रहे होंगे और इसीलिए ये सभी देश अपने साझा इतिहास की कड़वी यादें भुलाकर साथ में आगे बढ़े और कॉमनवेल्थ और इन गेम्स के मायने भी अपने वक्त के साथ बदलते चले गए। यही कारण है कि 1930 में 11 पार्टिसिपेटिंग नेशन स्टेट्स के साथ शुरू हुए इन गेम्स में 2022 के एडिशन में 70 से ज्यादा नेशंस भाग ले रहे हैं और इसी वजह से इन गेम्स को कॉमनली फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मकसद किसी पर अपना आधिपत्य दर्शाना नहीं है, बल्कि इन देशों के बीच सामंजस्य यानी हार्मनी को बढ़ाना है। दोस्तों, समय के साथ आए इन बदलावों के बावजूद भी ये फ्रेंडली गेम्स हमेशा इतने फ्रेंडली नहीं रहे हैं, बल्कि गाहे बगाहे इसमें विवाद भी उठते रहे हैं। तो चलिए अब इसी बात पर हम अपने उसी प्रश्न पर लौट चलते हैं जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि वो क्या कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से 1986 के कॉमनवेल्थ गेम में इसके आधे से भी ज्यादा मेंबर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। दोस्तों, ये वो समय था जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद और अपार्थाइड पॉलिसीज के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। ऐसे में बहुत से देशों ने रंग भेद की इस पॉलिसी के विरुद्ध अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए साउथ अफ्रीका से अपने राजनीतिक संबंध तक तोड़ लिए थे। यहां तक कि बहुत से देशों द्वारा सम्मिलित रूप से निर्णय लिया गया था कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी साउथ अफ्रीका को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर भी इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका के प्रति नरम रुख इख्तियार किए हुए थी और अपार्थाइड साउथ अफ्रीकन कंट्री से स्पोर्टिंग रिलेशंस भी बहाल किए हुए थी। ऐसे में इंग्लैंड की इस पॉलिसी को, रंग भेद को, उसका खुला समर्थन मानते हुए ज्यादातर अफ्रीकन, एशियन और कैरिबियन स्टेट्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इस एडिशन का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स ने भी इस गेम से अपने हाथ खींच लिए। ऐसे में ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी को बहुत बड़ा घाटा तो हुआ ही सही, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की क्रेडिबिलिटी पे भी कई सवाल उठाए गए। हालांकि अगर हम इस इवेंट के मैनेजमेंट के इतिहास को देखें तो इस पर व्हाइटिस्ट सुप्रीमेसी के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि अगर हम 2022 में बर्मिंघम में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज करने वाले 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सिर्फ एक ही अश्वेत व्यक्ति शामिल था, यानी कि नॉन वाइट पर्सन, जबकि बर्मिंघम सिटी अपने एथनिक डाइवर्सिटी के मामले में इंग्लैंड में सबसे ऊपर आती है। साथ ही ये इसलिए भी हैरत में डालने वाला है क्योंकि जब पूरी दुनिया में अश्वेतों को समान अधिकार और उचित न्याय दिए जाने को प्रमोट करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो दुनिया के सबसे एलीट माने जाने वाले इस हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में से एक कॉमनवेल्थ गेम्स में ही अभी भी प्रॉपर एथनिक रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट नेशंस में अगर हम इंडिया, जमैका और मलेशिया को छोड़ दें तो सभी गेम्स फॉर्मर वाइट डोमिनियंस में ही आयोजित किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड का नंबर आता है। जबकि कॉमनवेल्थ में 18 अफ्रीकन कंट्रीज होने के बाद भी आज तक एक भी कॉमनवेल्थ गेम्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर आयोजित नहीं करवाए गए हैं। अब इसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि इन कंट्रीज में वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा सके। लेकिन क्या कॉमनवेल्थ गेम शुरू करने का मकसद सिर्फ अपने द्वारा सदियों तक शोषित किए गए देशों को खेल खिलाना था? क्या इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का प्रयोग सभी को साथ लेकर आगे चलने के लिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ शुरू से चले आ रहे हैं कि आखिर इन खेलों का प्रयोजन क्या है।
दोस्तों अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के इतिहास में नजर डालें तो वो रेसलर राशिद अनवर थे जिन्होंने 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीता था। वहीं फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए मेडल लाने वाले पहले भारतीय बने। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो 1962 में सिनो वॉर और 1986 में जॉइंट बॉयकॉट की स्थिति को छोड़कर इंडिया ने सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस पर गौर करें तो 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम से ही इंडिया हमेशा टॉप 5 में रहा है, जिसमें 2010 में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही, जहां कुल 101 पदक जीतकर इंडिया सेकंड पोजीशन पर था। इस साल बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के 22nd एडिशन में भी इंडिया का 215 मेंबर्स का कॉन्टिंजेंट शामिल हो रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, बैडमिंटन एस पीवी सिंधु और इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह ने लीड किया। लेकिन इस बार आखिरी समय तक भी इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट करने की सुगबुगाहट चल ही रही थी। इसका कारण था कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बर्मिंघम में खेले जाने वाले खेलों की सूची में शूटिंग और आर्चरी के कॉम्पिटिशन्स को बाहर रखने का फैसला किया है, जबकि टोटल मेडल टैली के अकॉर्डिंग शूटिंग इवेंट भारत का सबसे प्रोडक्टिव इवेंट रहा है, जिसमें आज तक भारत के शूटर्स ने सम्मिलित रूप से 135 पदक जीते हैं। वहीं भारत के एस शूटर जसपाल राणा 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स के साथ कुल 15 मेडल्स जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इंडिया के सबसे सफलतम खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि इसके पीछे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तर्क है कि वैसे तो शूटिंग इवेंट 1976 से ही कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑर्गेनाइज कराया जाता रहा है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल स्टेटस के हिसाब से ये एक ऑप्शनल इवेंट है। इसके अलावा बर्मिंघम में शूटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने की प्रॉपर फैसिलिटीज ना होने की वजह से इस ऑप्शनल इवेंट को ना करवाने का फैसला लिया गया है। लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए ऐसा एक्सक्यूज देना भी काफी बचकाना साउंड करता है। वहीं शूटिंग के अलावा आर्चरी में भी भारत के खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरे हैं, जिसमें आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 में उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। हालांकि CWG में आर्चरी भी एक रेगुलर इवेंट नहीं है और इससे पहले ये 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था और इसीलिए शूटिंग जैसा ही कंट्रोवर्शियल एक्सक्यूज आर्चरी के लिए भी दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये भारत और इन इवेंट्स में रिप्रेजेंट करने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए एक निराशाजनक विषय है। इस बदलाव के बाद इंडिया की एस शूटर मनु भाकर ने भी अपनी निराशा व्यक्त करते हुए भारत द्वारा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स को बॉयकॉट किए जाने का आह्वान किया था। इसी के चलते भारत ने इन 2022 के गेम्स को बॉयकॉट करने तक का मन बना लिया था, लेकिन ऐसा करना बाकी के स्पोर्टिंग इवेंट्स के खिलाड़ियों के साथ शायद एक अन्याय होता, जो अपने देश के लिए पदक लाने का सपना देखते हुए सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इसीलिए संयम रखते हुए भारत ने अपना बॉयकॉट का फैसला वापस लिया और इस विषय को डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के थ्रू ही हैंडल करने की दिशा में प्रयास किए। वहीं इसी बीच एक खबर भी सामने आ रही है कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की इनिशियल लिस्ट से भी शूटिंग और आर्चरी के साथ साथ रेसलिंग को भी बाहर रखा गया है, जिसमें कि भारत का हमेशा से दबदबा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बार भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें वैसा ही एक जॉइंट बॉयकॉट देखने को मिल जाए जो 1986 में हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत सी शंकाएं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले रही हैं कि कहीं एक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करने की कोई सोची समझी योजना तो नहीं है। आखिर क्यों सिर्फ उन इवेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा है जिसमें इंडिया ने बेहतर परफॉर्म किया है, और क्या कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव करने की जरूरत है। इन सब के अलावा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के चोट की वजह से उनका CWG से बाहर हो जाना भारत को एक बड़ा झटका जरूर देगा, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि इतनी अड़चनों के बाद भी इंडिया के खिलाड़ी फिर एक बार अपनी जीत का परचम लहराएंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की एक इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री रही है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बॉयकॉट को लेके जो विचार चलते रहते हैं इनको हमें सीरियसली लेना चाहिए, या फिर उस इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री को भूलकर हमें हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो के पहले भाग में बताया गया
कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट द हिस्टोरिकल हेजिटेशंस, अ rejuvenated Commonwealth would lend greater depth to India's global outreach. Analyze. एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।